अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हूं सना बुच्चा। अगर कराची एक उलझी हुई गुत्थी है तो लियारी एक पुरस्कार मुअम्मा। लियारी में मुकीम नौजवानों को बैड बॉयज का लक़ब दिया गया, उनके खिलाफ कितने ही ऑपरेशंस किए गए, उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया और उनके सरों की कीमतें भी मुकर्रर की गईं। लेकिन मसला फिर भी अपनी जगह मौजूद है, शायद इसलिए कि सियासी मफादात हर बार क़याम अमन के आड़े आते रहे। अगवा और बहीमाना कत्ल में लियारी गैंग वॉर में शामिल बदनामे जमाना जराइम पेशा दहशत गर्द मुलविस हैं, जिन्हें हुकूमत सिंध के बाज़ अनासिर की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। एक दावा वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने भी किया था, लेकिन कल रेंजर्स के 2 एहलकारों का अगवा के बाद कत्ल और आज रेंजर्स का ऑपरेशन इस बात की तस्दीक करता है कि मलिक साहब के वादे वफा ना हो सके। लियारी पाकिस्तान के दुश्मनों का गढ़ बन गया। ये आप खुद भी जाएंगे लियारी में, अभी इंशाल्लाह क्लियर करके दूंगा और मेरा वादा है मैं आपको लेके चलूंगा। ना एरिया क्लियर हुआ, ना मुल्जिमान पकड़े गए, बल्कि कुछ मुल्जिमान के केसेस खत्म करने पर मुत्तहिदा से इत्तेहाद ही खत्म हो गया। रेंजर्स एहलकारों के अगवा और कत्ल ने मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन को जून 1992 के फौजी ऑपरेशन की याद दिला दी है। उन्होंने कहा है कि लियारी में रेंजर्स के 2 एहलकारों की हलाकत पर रियासती इदारे खामोश क्यों हैं। सवाल यह है कि क्या मुत्तहिदा कराची में फिर उसी तर्ज का ऑपरेशन चाहती है और इस शहर की बिगड़ती सूरत हाल का सुधार किस तरह से मुमकिन है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शाजिया मरी साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ हैं। शाजिया मरी, सबसे पहले आप ही से शुरू करती हूँ, ये बताइएगा कि लियारी में जो आज ऑपरेशन शुरू हुआ है, क्या हुकूमत की इजाजत से हुआ है? देखिए, जो लियारी में कार्रवाई जिसके हवाले से आज आप भी बात कर रही हैं, इसके जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास इस वक्त नहीं है और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं आपके साथ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, क्योंकि बहुत देखने वाले आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और आवाम को बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जितनी मेरे पास होगी। लेकिन लियारी के हवाले से मैं एक बात क्लियर भी करती चलूँ कि लियारी एक इलाका नहीं है कराची का जहाँ पर मशकूक कार्रवाइयाँ या जहां कंसर्न्स हमारी हैं क्राइम के हवाले से। ऐसे कई इलाके हैं कराची के अंदर और हम समझते हैं कि अगर लियारी में कोई कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जहां ये तकलीफ दे अमल होता है वहां यकीनी तौर पर अपने जिम्मेदारी के हवाले से हम खुद को पहले पेश करते हैं, क्योंकि लियारी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। शाजिया, आपने कहा कि इस वक्त आप इंसिनुएट नहीं कर सकती, ना ही गलत इंफॉर्मेशन देना चाहेंगी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि जो भी हो जाए मुल्क में, कराची में स्पेशली, उसका नजला जो है लियारी पर गिरता है। ऑफकोर्स कल एक वाकया ऐसा पेश आया जिसके बाद लियारी में ऑपरेशन की समझ आती है, लेकिन सानिया अब्बास टाउन के बाद ऐसा मुतहर्रिक ऑपरेशन देखने में नहीं आया। ये डिफरेंस आप फील कर रही हैं? देखिए, मैं अब्बास टाउन में जो सानिया हुआ यकीनी तौर पर सबके लिए एक तकलीफदेह बात है। उससे पहले क्वेटा में जो सूरत हाल बरपा थी सबके लिए, पूरी कौम के लिए, देयर इज़ नो डिफरेंस के कोई कम फील करे ज़्यादा। हम सब एक बहसीत कौम आज खड़े हैं और सोच रहे हैं। ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस का मसला है। और जो कार्रवाई लियारी में हो रही है, अगर वहाँ क्रिमिनल एलिमेंट्स मौजूद हैं तो पीपल्स पार्टी ने कभी भी, ये हम रिकॉर्ड पर है कि हमें ये कोई नहीं कह सकता कि हमने किसी इलाके पर हाथ रख के कहा हो कि यहाँ पर कार्रवाई ना की जाए। उसमें यकीनन कहीं जहां कार्रवाई होती है पॉपुलेटेड इलाकों में, वहां तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम नहीं चाहते कि इस तरीके से हो, क्योंकि वहां बच्चे भी रहते हैं, वहां पे फैमिलीज हैं। तो कार्रवाई जब होती है सना, आप जानती हैं कि वो तकलीफदेह अमल होता है, लेकिन उसमें जो नताइज हम चाह रहे हैं कि हमें मिले, जो क्रिमिनल एलिमेंट की हम ढूंढ रहे हैं, जिनको अरेस्ट कर रही है आज लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, तो कोशिश यही है कि क्रिमिनल एलिमेंट को टारगेट किया जाए और ये सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई इसलिए की जा रही है, क्रिमिनल एलिमेंट को टारगेट किया जाए। जी हनीफ अब्बासी साहब, मंशूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी आज आ गया, लेकिन बात मंशूर की नहीं हो रही। सर्वे में बहुत सारी बातें सामने आई हैं जिसमें मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बना सकती है, अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की भी हो सकती है। मसला कश्मीर के हल तक की बात की गई, इनकलाब आएगा ये भी बात की गई, नया पाकिस्तान बनेगा। कराची के मसले का हल आप क्या देख रहे हैं? देखिए सना, बात यह कि कराची का जो इशू इस वक्त है और बड़े अरसे से है, और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने हुकूमत सिंध से लेकर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से लेकर जो भी इक़्तिदार में वहाँ रहे हैं, उनको चाहिए था कि वो अपने इक़्तिदार की बंदर बांट की बजाय कराची के लोगों के हवाले से कोई ऐसा कंक्रीट फार्मूला देते
इस मुल्क और कौम को कि ताकि वहाँ अमन और अमान पैदा हो सकता। लेकिन आपने दोनों पार्टीज का रवैया देख लिया कि दोनों अगर किसी जगह लड़ाई पे लड़े और फिर सुलह हुई तो उनके ज़ाती मफादात थे या उनके पार्टी मफादात थे या इलेक्शन के आने का दिन था और उन्होंने वो अमल अदा किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो किसी जगह के ऊपर भी 7,000 लोग पिछले 5 सालों में कराची के लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस कराची के मसले का हल तो यही है कि यहां पर कोई शख्स भी जो है वो कानून से बालातर ना हो। यहां उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो, उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, उसका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हो, ANP से हो या जिससे भी हो। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 270 सफ़ात पर मुश्तमिल था और उसमें जिन पार्टीज की तरफ निशानदेही की गई थी कि इनके मिलिटेंट ग्रुप मौजूद हैं, उनको मैं समझता हूं कि वो बड़ी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, उन्हें अवाम की फलाह बहबूद के लिए, कराची के अमन के लिए और पाकिस्तान के अमन के लिए कराची के अंदर अपने मिलिटेंट ग्रुप्स को ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर इसके साथ साथ हमारी जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनको विजिलेंट होना पड़ेगा और वो अनासर भी जो इनके अलावा भी इस वक्त अगर कराची में मौजूद हैं तो उनकी निशानदेही भी जो है वो हमारे इंटेलिजेंस अदारों की जिम्मेदारी में शामिल होता है। तो हम तो ये चाहते हैं, हम कराची को किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि कराची के अंदर ये खून खराबा जारी और सारी रहे। हमने ये पहले भी कहा, मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत मरतबा कहा और इस पर कंसर्न भी अपना शो किया और हमेशा ये कहते रहे हैं कि कराची के अमन के बाद ही पूरे पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब इलेक्शन की बारी आती है तो जब उस पर कोई उंगली उठाए तो वो कहते हैं जी आपके पास तो सीट नहीं है, फलां के पास सीट्स हैं, हमारा स्टेक है। बाबा आप ही का स्टेक, हम कहते हैं आप ही हुकूमत में, आप ही आने वाली हुकूमत में, हमें आपकी हुकूमत से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन खुदा के लिए ये जो अब्बास टाउन का वाकया है या इससे पहले जो वाकयात हैं या जिस तरह 92 के जो ऑपरेशन हुआ था जिसका जिक्र अभी आपने किया है, उसके तमाम ऑफिसर्स जो हैं, पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो कत्ल कर दिए गए। वली खान बाबर के जो गवाह है वो कत्ल कर दिए गए। आप देखें कि इसी सूरत भी 12 मई का वाकया हो या 9 अप्रैल का वाकया हो, किसी भी वाकया की हवाले से आज रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई। आप बनोरी टाउन का जो उलमा कराम का कत्ल है उस पर भी सियासी जमातों के मिलिटेंट विंग के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो रोज 27 और 28 कत्ल होते हैं। उन कत्लों के पीछे भी अगर आप देखें तो ये महसूस होता है कि फलां पार्टी के कारकुन ने फलां को मार दिया, फलां पार्टी के कारकुन ने फलां को मार दिया। तो मेरा ख्याल है कि इसका बेहतरीन हल यही है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने मिलिटेंट ग्रुप को ख़त्म करें और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद करें और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है, जो भी मुजरम या जो मुलजम भी पकड़ा जाता है उसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर जो है वो जोर लगाएं ताकि जो कराची के अंदर अमन है वो कायम हो सके और हमारी बच्चे बच्चियों बुजुर्गों की जो चीखों की आवाज़ है वो हमारे कानों में ना आ सके। हनीफ अब्बासी साहब, आपने कहा कि वॉलंटरीली तो कोई भी अपना मिलिटेंट विंग खत्म करने को तैयार नजर नहीं आता। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बहुत वक्त गुजर चुका है, इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ है और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इसकी निशानदही की है। अगर कोई वॉलंटरीली अपना मिलिटेंट विंग खत्म नहीं करता तो फिर क्रैक डाउन करने के लिए क्या करें? देखें, क्रैक डाउन करने के लिए तो मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की कि कराची की हद तक तो मेरी तो ये भी तजवीज़ होगी कि यहाँ किसी किस्म का वेपन जो है वो लाइसेंस वाला हो या विदाउट लाइसेंस हो, उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। और ये सारी सूरत हाल जो है इससे मेरा ख्याल है हुकूमती अदारे जो हैं वो भी आगाह हैं और ये जो मसलहत इनके सामने पेश आ जाती है ना, हर मामले में सियासी मसलहत का शिकार हो जाते हैं कि अगर एक जगह कहते हैं एक दिन इनकी निगोशिएशन होती है तो ये लियारी पे चढ़ दौड़ते हैं, दूसरे दिन निगोशिएशन खत्म हो जाती है तो लियारी को छोड़ के किसी और इलाके पे चले जाते हैं। इस तरीके से अमन कायम नहीं हो सकता। अदारों को, और खास तौर पे जिन इदारों की बात आप कर रहे हैं, पुलिस की बात आप कर रहे हैं, तो पुलिस तो किसी सूरत भी इस काबिल नहीं है, सिंध की पुलिस खास तौर पे, कि वो जिस तरीके से उनकी रिक्रूटमेंट हुई है, जिस तरीके से उनकी प्रमोशंस हुई हैं, वो आप सबके सामने है कि एक सिंध का ASI भी DPO की पोस्ट पे चला गया। तो इस तरीके से तो उन लोगों के पास तो ये सलाहियत मौजूद नहीं है। अब रहेगी रेंजर्स की बात। अब रेंजर भी वो महदूद
حد تک تو آپریشن کر سکتی ہے، لیکن اس کے پاس وہ اختیارات ایز سچ نہیں ہوتے جس طرح پولیس کے اختیارات ہوتے ہیں، جس طرح پولیس کا ایس ایچ او ویجیلنٹ ہوتا ہے، اس کو اپنے علاقے کے تمام کرائم سے تقریباً آگاہی حاصل ہوتی ہے. اگر وہ چاہے تو ان کرائم کو کنٹرول کر سکتا ہے، اگر چاہے تو اس کرائم کو اضافہ کر سکتا ہے. سندھ حکومت کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے لے کر اور ان کی اتحادیوں سے لے کر کسی نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اگر یہ اس قتل و غارت کو ختم کرنا ہے، اس خون ریزی کا خاتمہ کرنا ہے، تو ہمیں میرٹ کی بنیاد کے اوپر اور لوگوں کو جو ترقیاں دینی ہیں وہ ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کی قابلیت کی وجہ سے دینی ہے، نہ کہ دوستیوں کی وجہ سے دینی ہے. تو یہ جو دوستیوں کا رواج ہے فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر صوبائی حکومتوں تک، ان دوستیوں کے رواج کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کراچی جل رہا ہے. اور آج جو ہماری پالیسیز میں سمجھتا ہوں فارن پالیسیز بھی ہیں، ان کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ ہماری انٹرنل پالیسیز کے اوپر آ رہا ہے. جی شازیہ، یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو دوستی اچھی نہ دشمنی کراچی کے لیے متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. آپ کی دوستی ہو جائے تو آپریشن شروع ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جائے تو آپریشن ختم ہو جاتا ہے. ابھی حالات کیا ہیں دوستی اور دشمنی کے کہ لیاری میں اس وقت آپریشن ہو رہا ہے؟ کیا وقت کی ضرورت ہے یا کسی کو منانے کی کوشش؟ دیکھیں، کراچی میں امن کی بحالی کے لیے کسی قسم کی بھی کارروائی ہماری کسی سے دوستی یا دشمنی پر محیط نہیں ہے، اس پر ڈپینڈ نہیں کرتی ہے. یقینی طور پر کراچی کا امن ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. اور عباسی صاحب نے درست فرمایا کہ کراچی ایک معاشی ہب ہے اس ملک کا، اور ایک معاشی ہب جب اتنی تکلیف میں ہو تو پورا ملک جس تکلیف سے گزرتا ہے اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا، اور یہ کہا گیا کہ ملیٹنٹ گروپس یا ونگز کی جو بات کی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، تو دیکھیں سپریم کورٹ میں مختلف سٹیٹمنٹس آتی ہیں، درج ہوتی ہیں، اور ان سٹیٹمنٹس کو اکثر اوقات وہ اپنے ریمارکس میں بھی یوز کرتے ہیں یا اپنی ججمنٹ میں ڈال دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی کانکریٹ انفارمیشن یا ایویڈنس نہیں ہوتا سامنے جو میں کہوں کہ ہاں کوئی ایسی اوتھینٹک انفارمیشن ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ ہر طریقے سے کسی بھی جماعت کے ملیٹنٹ ونگ کی ایگزسٹنس کو کنڈیم میں کرتی ہوں، بیکاز کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے صفوں میں جو بھی کرمنل ہے یا جو بھی غلط سوچ رکھنے والا منفی ایلیمنٹ ہے اسے ہم خود نکال باہر کریں. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز نے بالکل ایک اگریمنٹ سامنے آ کر کیا ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کی دیگر جو حالیہ بڑی فریش ججمنٹس ہے، اس میں تو سی ایم سندھ نے بھی سندھ اسمبلی میں یہ بات کی ہے. انہوں نے کافی دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ریمارکس حکومت کے لیے سی ایم صاحب کے لیے پاس کیے گئے، ان کو سنا نہیں گیا. عباس ٹاؤن کا سانحہ یقیناً ایک تکلیف دہ ایک واقعہ ہمارے لیے ہے، لیکن اس میں حکومت کے ایفرٹس کیا تھے، اور پھر ان ایفرٹس کی روشنی میں اگر اچھے تھے، برے تھے، کم تھے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، تو پھر کورٹ اگر ججمنٹ دیتی، ڈیسیشن دیتی، ذہن بناتی، تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اٹس بیسڈ آن اسٹیٹمنٹس فرام آل سائڈز. لیکن وہاں سی ایم صاحب کے حوالے سے جو ایک ذہن بنایا گیا اور جو ریمارکس آئے اس پر انہوں نے بات بھی کی اور کورٹ بھی موو کرنے کی بات کی ہے. وی ہیو اے رائٹ ٹو گو بیک ٹو دا کورٹ اینڈ میک دیم انڈرسٹینڈ کہ یہ تو حکومت نے کیا ہے. لیکن وہ عناصر، ثنا آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے عناصر جن کو ایک لیبل دیا گیا ہے نامعلوم افراد کا، فائرنگ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہراساں کر رہے ہیں. کراچی میں لوگوں کو، بچوں کے سکولز بند ہو جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے. تو ہم بھی کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں. کوئی بھی اب کراچی آئٹ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو کئی برسوں سے برداشت ہو سکتا ہے، ہم کر رہے ہوں انفارچونیٹلی، لیکن اب اس طریقے سے میں سمجھتی ہوں حالات نہیں چل سکتے ہیں. اور جو بھی ایلیمنٹ کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا سازش کر رہا ہے اس کو یقیناً منہ کی کھانی پڑے گی. بٹ وی ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگ پولیٹیکل سارٹ آف یونٹی اگر ہمیں ان عناصر سے نبٹنا ہے. اپنے ڈفرینسز ایک جگہ، لیکن کراچی کی اسٹیبلٹی اور امن ضروری ہے، جس پر تمام پاکستان کی اسٹیبلٹی اور امن اور ترقی ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ حکومت بھی نہیں جانتی یہ نامعلوم افراد کون ہیں، یا ہم ہی نہیں جانتے کہ نامعلوم افراد کون ہیں؟ نامعلوم افراد تو دیکھیں نا، اب اگر کہیں نقاب ہوگا کسی کے چہرے پہ اور کہیں رپورٹ ہو گئی ہے کہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور یقیناً جب وہاں جایا جاتا ہے اتھارٹیز بھی جاتی ہیں اور آپ کے کیمرہ نے بھی اگر دکھانے کی کوشش کی ہوگی تو لوگ نظر نہیں آتے، لیکن فائرنگ ہوتی ہے، ہراس کیا جاتا ہے لوگوں کو، خوف کی ایک کیفیت میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں فونز آنے لگتے ہیں کہ جی بچوں کا کل سکول نہیں ہے یا ہے، تشویش پیدا ہو جاتی ہے. تو یقیناً دس از سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ایموشنلی
बहुत डैमेजिंग सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन में कराची पिछले कई बरसों से रहा है। अगर 92 में ऑपरेशन हुआ तो सना कराची के हालात खराब थे, तभी नवाज शरीफ साहब ने कोई वहां ऑपरेशन लॉन्च किया ना। अगर स्मूथ होते और ये होता कि सिर्फ आज ही कराची के हालात खराब हुए तो पहले कोई ऐसे ऑपरेशन ना किया जाता किसी हुकूमत की जानिब से। तो ये तो आप एडमिट कर आपको 92 वाले हालात लग रहे हैं? आपको खराब भी नहीं, आपको आज 92 वाले हालात खराब होने वाली सिचुएशन लग रही है? आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने जो उस वक्त 92 में देखा था? मुझे ये लग रहा है कि कराची के हालात सोची समझी साजिश के तहत वक्तन फवक्तन खराब किए गए हैं, किए जा रहे हैं, और इसके मकासद यकीनी तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो समझ नहीं आ सकते, क्योंकि वो शरपसंद लोग हैं जो कराची की स्टेबिलिटी से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को यूज कर रहे हैं। तो यकीनन इस टर्मोइल से कराची गुजरता रहा है। हम भी स्कूल गोइंग एज में थे, एक वक्त था जब स्कूल्स रेगुलर डेज पे बंद होते थे, छुट्टी वाले दिन पे खुला करते थे। ये जनरेशंस ने भुगता है कराची के अंदर। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट कराची इज बीइंग डिस्टर्ब टू डिस्टर्ब दिस कंट्री। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ब्लेम गेम, एक दूसरे की डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन ये कह देना सिंध की पुलिस ऐसी है, चले बहुत बुरी है, लेकिन तकरीबन 175 एहलकार पुलिस के शहीद भी हुए हैं, ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं। 235 के करीब बॉम्ब्स डिफ्यूज किए गए हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग की बदौलत। कुछ अच्छा भी है, बहुत अगर बुरा है। मैं सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला पुलिस एट्रोसिटीज में नहीं जाना चाहती, क्योंकि इस वक्त कराची हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और जहां तक सवाल पैदा होता है इलीगल वेपन्स का, तो बिल्कुल मेरे भाई ने कहा वेपन्स नहीं होने चाहिए, मैं भी कहती हूं वेपन्स नहीं होने चाहिए, लेकिन इलीगल वेपन्स आप देखें, 19,000 इलीगल वेपन्स पकड़े जाते हैं, 13,000 उसमें लोग होते हैं, 13,000 लोग कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट उनको बरी कर देते हैं। इस कराची सो सेफ, सो पीसफुल कि आप 13,000 इलीगल वेपन्स पकड़ने वालों को आप छोड़ देते हैं। कहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, और चीजों में लिए जाते हैं, तो इस संगीन सूरत हाल में क्यों नहीं, इस सेंसिटिव सिचुएशन में क्यों नहीं? ठीक है, यहां पर आपने साजिश का भी जिक्र किया, आपने असलहे का भी जिक्र किया कि नहीं होना चाहिए, लेकिन असलहा भी जूं का तू है और साजिश भी बदस्तूर मौजूद है। इस साजिश का तोड़ कैसे निकालें? ठीक है, यहां पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फैसल सब्जारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हनीफ अब्बासी साहब से भी पूछेंगे 92 ऑपरेशन में जो हुआ क्या अब दोबारा होना चाहिए, और अब कौन साजिश हो रही है। सब बात करें इलेक्शंस पे, क्या इलेक्शंस वाकई हो पाएंगे कराची के ये हालात रहे तो? ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद है हनीफ अब्बासी साहब, शाजिया मरी साहिबा और फैसल सब्जवारी साहब। फैसल साहब, आपको मेरी ब्रेक से पहले आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं वहीं से कोशिश करती हूँ कि हम सिलसिले को जोड़ सकें। जो आज जून 92 का तस्करा हुआ है, आज हम मार्च 2013 में बैठे हैं। आप समझते हैं 21 साल पुरानी बात को दोहराने की कोई ख़ास वजह है आज? सना, सुबह शाम पास्ट रेफरेंसेस दिए जाते हैं और वो विदाउट कॉन्टेक्स्ट दिए जाते हैं, सियाक़ व सबाक़ से हट के। ये तो क्यों इस तरह का एक वाक़या हुआ था, और 91 में कराची शहर में जिसको बुनियाद बनाकर बहुत सारी चीज़ें की गई थी, तो वो उसका रेफरेंस दिया गया है। बेसिकली मकसद ये बताना है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या मिलिट्री है, उनके हवाले से भी अगर ऐसा काम किसी ने किया है तो आया जिसने भी किया है उन इलाक़ों में जहाँ जहाँ मुजरिमों की, दहशतगर्दों की कमी गाहें हैं, भले वो किसी भी इलाके, किसी भी नस्ल, किसी भी ज़बान, किसी भी सियासी वाबस्तगी से उनका ताल्लुक़ हो, उनके ख़िलाफ़ आया उस तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी या नहीं। इस तरीके से एक बाकायदा मुनज़्ज़म जेनोसाइड किया गया 92 से लेकर फिर लेट 90s तक। नहीं, पर फैसल सब्जारी साहब, ये रेफरेंस आज देने का मकसद ये है कि ऐसा वाकया 91 में भी हुआ था, उसके बाद ये जेनोसाइड शुरू हुआ जिसको आप जेनोसाइड कह रहे हैं, लेकिन उसके आप ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, और अगर अभी नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल है। यही सवाल है। जेनोसाइड कहीं भी नहीं होना चाहिए। पहली बात, सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों को कानून के तहत पकड़कर ट्राई किया जाना चाहिए, लेकिन उस पकड़ने के लिए एफर्ट होनी चाहिए और एफर्ट विजिबल होनी चाहिए।
अच्छा, मामला सानेहा अब्बास टाउन से शुरू हुआ, जिस पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक आप लोगों ने भी अपनी सरगर्मियां मुअत्तल की। कल एक स्ट्राइक की अपील की गई जो वापस ले ली गई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, आप समझते हैं कि अब जो लियारी में ऑपरेशन शुरू हुआ है 2 रेंजर्स की हलाकत के बाद, आप समझते हैं कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चले गए हैं या आप कोई कनेक्शन देख रहे हैं? पहली बात तो सना ये है कि मेरे इल्म में नहीं है, मैं भी एक लेजिस्लेटर हूँ, इसी शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, सियासी जमात से वाबस्ता हूँ, कि कोई ऑपरेशन कहीं भी हो रहा है। टारगेटेड कार्रवाइयाँ रेंजर्स की काफ़ी दिनों से कई इलाकों में चल रही हैं। जो MQM के जहाँ से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जीते हुए हैं, या जो इलाके निस्बतन सियासी गढ़ तस्वुर किए जाते हैं MQM के, वहाँ पिछले कई दिनों से छापे और गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, और हमारे कई कारकुनान और वाबस्ता लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, जो या तो इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद या तो छोड़ दिए जाते हैं, या अगर उनसे कोई इशू है तो फिर जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो उनके साथ हो रही है। पहली बात तो ये में लाऊं, ये अजीब सूरत हाल है कि जब भी हुकूमत सिंध भी अज खुद उनको किसी एक तंजीम को कलदम करार दे और उनकी सरों की कीमतें लगा के हुकूमत सिंध खुद वहाँ पर कोई टारगेटेड कार्रवाई शुरू करे, तो उसको फिर वो पॉलिटिकल वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो आप समझ लीजिए कि उसको इस तरीके से बना लेते हैं कि आपको लगता है कि कराची शहर में सिर्फ एक ही जगह कार्रवाई हो रही। पहली बात। दूसरी, जो आपने कनेक्शन की बात की, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर, आई नो द आंसर। दहशतगर्द खासकर जो फ़िरका वाराना दहशतगर्दी से लेकर ग्लोबल टेररिज्म तक में इन्वॉल्व हैं, उनकी प्रेजेंस बदकिस्मती के साथ लियारी में वन टाइम और अनदर रही है। सलीम शहजाद हमारे दोस्त लिखते लिखते शहीद हो गए, उनकी तहरीरें उठाकर देख लीजिए, या आजकल मुख्तलिफ जो इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं और इंटेलिजेंस के लोग और इवन हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त, उनसे गुफ्तगू कर लीजिए तो सब ये कहते हैं कि वन नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। आप चीज़ों को जोड़िए तो अंदाज़ा हो जाए कि क्योंकि दहशतगर्द के लिए सबसे अच्छी कमीगाह वो है, आसान कमीगाह वो है जहां लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का गुजर ना हो सके। तो यू कैन ईजीली पॉइंट आउट अ वेरी फ्यू एरियाज इन दिस वास्ट सिटी। जी हनीफ अब्बासी साहब, आपसे पूछती हूँ कि कनेक्ट अगर आप करें डॉट्स, तो आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं लियारी में जो आज हो रहा है? जिस तरह से कहा कि एग्रीवेट हो जाती है सिचुएशन, ऐसा लगता है कि कराची में सिर्फ एक ही एरिया है जहां पर ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन सानेहा अब्बास टाउन से हम लियारी बड़ा क्विकली पहुंच जाते हैं। तो आप ये इसके अंदर कुछ आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं? सना देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी वो शाजिया साहिबा ने बात की कि ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा किया कि और बहुत सारी चीज़ों पे वो इक़दामात करते हैं और लोगों को छोड़ दिया जाता है, अदालतें छोड़ देती हैं। देखिए अदालतें कब छोड़ती हैं और अदालतें सजाएं कब देती हैं, ये मेरे से बेहतर मेरा ख्याल है शाजिया साहिबा जानती होंगी, आप जानते होंगे कि सजाएं उस वक्त मिलती हैं जब प्रोसिक्यूशन जो है वो स्ट्रांग होती है, और वो प्रोसिक्यूशन करनी होती है हुकूमत ने करनी होती है, और उसी सूरत में सजा भी मिलती है। और अगर प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, तो वो मुल्ज़मान छूट जाते हैं। और कराची की मिसाल है कि जिसने 200-200, 300-300 कत्ल किए हुए हैं वो छूट गए हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें, एक दो चीज़ों को आपने देखना है, हमें दानिशवराना गुफ्तगू नहीं करनी, हम पॉलिटिशियन हैं, हमें फैसला कुन गुफ्तगू करनी है और हमें बताना है कि क्या काम करने से और कौन। हम हर चीज़ जो है वो छुपा के और गुफ्तगू करते हुए भी अगर किसी का कसूर है उसको भी बताने से ग्रेज कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, आप इसे कम से कम मीडिया से क्वेश्चन ये है, और फिर मीडिया उन स्टेक होल्डर से जरूर पूछे कि आप स्ट्राइक की कॉल देते हो, 3 घंटे की कॉल होती है, 3 घंटे के अंदर 20 गाड़ियां जल जाती हैं, 20 मोटरसाइकिल जल जाते हैं, 3 घंटे के बाद आप कॉल वापस लेते हो, सारा कुछ स्मूथ हो जाता है, गवर्नर साहब चले जाते हैं, लोकल बॉडीज के ऊपर सिग्नेचर हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, अपनी सीट संभाल लेते हैं, और सीट संभालने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की ब्रीफिंग लेते हैं सिंध के ऊपर, कराची के ऊपर। और फिर आते ही जब पूछा गया कि क्यों आ गए वापस जी, तो कहा गया कि इस कराची के खून खराबे को रोकने के लिए गवर्नर साहब पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान ब्रिज का काम करेंगे, इसलिए वो वापस आ गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि कराची का कत्लो गारत दोनों पार्टियों के दरमियान है। मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मैं से क्वेश्चन कर रहा हूं कि खुद उनके लोगों ने ये कहा कि हमारे गवर्नर इसलिए वापस आए
کہ وہ ब्रिज का काम करें ताकि कराची की कत्लो गारत रुके। खुदा के लिए दहशतगर्द होता है, उसने पेंट कोट पहना हो, जीन पहनी हो या शलवार कमीज पहनी हो, और सबके खिलाफ आनी हाथों से आप जब तक नहीं फैसला करेंगे उस वक्त तक फैसले नहीं हो सकते। और फैसले करने वाली जो कुव्वतें हैं वो खुद ये नहीं चाहती और इल्जाम हम अदालतों पे दे दें। मेरा ख्याल है कि ये जस्टिफाई नहीं करती चीजें। अपनी कमजोरियों को, अपनी नाआकबत अंदेश पॉलिसियों को आप सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे या दूसरी अदालतों को मुर्द इल्जाम ठहरा नहीं सकते। इसलिए 5 साल का हिसाब लोग आपसे मांग रहे हैं। मैं तो खुद कहता हूं, शाहजाद साहब ने बाकी गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत अच्छी की और ये कहा कि हमें कराची जो कि मुआशी हब है पाकिस्तान का, उसके लिए सबको मिल बैठकर सोचना होगा। लेकिन मिल बैठकर सोचने के लिए विल चाहिए, नीयत का अच्छा होना चाहिए और अपने इक्तदार से बालातर होकर सोचना चाहिए, तो फिर तो हल निकल आएगा। और अगर हम ये सोचें कि 14 दिन पहले हमने खुदा हाफिज कह देना है और खुदा हाफिज कहकर हम लोगों को पीपल्स पार्टी को गालियां निकालनी है और पीपल्स पार्टी कहे कि हमने उनको निकालनी है ताकि लियारी से वोट ले लें, और अगर उसको खुश करना है तो लियारी पे चढ़ाई कर दें, खुदा के लिए इस तरीके से कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। कराची पे हर शख्स जो है वो खून के आंसू रोता है। अब्बास टाउन का वाकया उन छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों की चीखों की आवाज सब तक पहुंची होगी। मेरा ख्याल है इस पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों वाला होगा, जो बच्चियों वाला होगा, जो माओ वाला होगा, जो बहनों वाला होगा, उसका दिल जरूर दुखा होगा। तो बजाय इसके कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करें, हमें उन चीजों की तरफ बता दें। हुकूमत में रहते हुए क्या आपको नहीं पता चला कि वो खुफिया हाथ कौन है? आपको नहीं पता चला कि डेली 25 लाशें कौन गिराता है? आपको नहीं पता चला कि अब्बास टाउन के वाकये के अंदर कौन शामिल था? आपको नहीं पता चला कि जो 4 मुल्जमान आपने दिखाए हैं वो आज से 3 साल पहले पकड़े हुए थे? आपको कहां से पता चला? आप उस सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं जिसके कहने के ऊपर शाहजेब के कातिल बाहर से आ जाते हैं। आप उस सुप्रीम कोर्ट, जो काम आपने करना था वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। आप उस सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं जो तौकीर सादक को वापस लाता है, आप नहीं ला सके। तो फिर जब इस तरीके से वो करता है तो आप एक लोगों के अंदर एक हौसला अफजाई पैदा होती है। और आपकी प्रोसिक्यूशन जो है वो जब तक सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व ना हो, रत्तो डेरे की वो 6 साल मासूम बच्ची जिसके साथ ज्यादती की जाती है वो आपकी पुलिस नहीं पकड़ती, आपका एसएचओ नहीं पकड़ता, आपका एसएसपी नहीं पकड़ता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो 7 दिनों में पकड़े जाते हैं। तो खुदा के लिए ऐसा काम हम करें जो एक मंतकी अंजाम तक पहुंचे और गौर और फिक्र करें, सिवाय इलेक्शन की लड़ाई से या इलेक्शन में वोट हासिल करने से या 5 साल आपने इक्तदार की बंदर बांध के अलावा कराची के लोगों के लिए आपने कहा जी कि हमने कराची के बिजनेसमैन के कहने के ऊपर वापस आए हैं जी, हमने स्ट्राइक की कॉल वापस ली है। आप उन स्टेक होल्डर्स को पहले ही बुला लेते, कॉल देने से पहले बुला लेते, और वो स्टेक होल्डर्स बेचारे क्या करें? 12,000 इंडस्ट्री कराची की। सना अगर ये फिगर गलत हो तो मैं चैलेंज करता हूं, छोटी और बड़ी इंडस्ट्री 12,000 वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो गई है या बंद हो गई है। और ये इंडस्ट्री सियालकोट इंडस्ट्रियल एरिया में बंद नहीं हुई, ये रावलपिंडी के रवात इंडस्ट्रियल स्टेट में बंद नहीं हुई, ये लाहौर के सुंदर स्टेट में बंद नहीं हुई, ये लाहौर के कोट लखपत में बंद नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए कंपैरिजन जरूर करें और अच्छे को अच्छा कहें, बुरे को बुरा कहें। मैं बिल्कुल कहने के लिए तैयार हूं, सब अच्छा कहीं भी नहीं है, दूध की नहरें कहीं भी नहीं बह रही। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो इस वक्त शब खून कराची के ऊपर मारा जा रहा है या उस पर बहाया जा रहा है, उसकी तरफ हम सबको सर जोड़कर बैठना होगा और इक्तदार के लिए नहीं, खुदा के लिए कहें माने कि बनोरी टाउन वाले का कत्ल कैसे हो गया। साहब आपकी बात क्लियर हो गई, आपकी बात कर क्लियर हो। हाँ ठीक है, ठीक। नहीं मैं एक मिनट जरा, हाँ जी शाजिया एक मिनट, फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आपके पास आती हूँ। जी फैसल साहब। जी अब ये बड़ी तवील गुफ्तगू की है अब्बासी साहब ने, वो किस किस बात के ऊपर जो है जवाब दिया जाए। मेरा कसूर नहीं है कि अगर कोई दानिशमंदाना गुफ्तगू नहीं कर सकता, बिलीव यू मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट। देखें प्रॉब्लम क्या है
نہیں پر فیصل صاحب یہ دیکھیں نا، اگر MQM اسٹرائک کال کرتی ہے اور اس کے بعد 3 گھنٹے میں 20 گاڑیاں جلتی ہیں یا 12 موٹر سائیکلیں جلتی ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کون کرتا ہے؟ آپ کی اسٹرائک کی کال کے پیچھے کون ہے جو آپ اسٹرائک کال کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج ہوگا اور اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے اور پھر کوئی پکڑا بھی نہیں جاتا، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون کر گیا؟ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ نامعلوم افراد کون ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ MQM کی غیر معینہ مدت تک ہڑتال کی کال سے پہلے ہی کراچی شہر میں پینک شروع ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1-2 اہم سیاسی شخصیات کے حوالے سے ریومرز یہاں پر جاری ہوئیں اور اولڈ سٹی ایریا سے جو ہے وہ پینک شروع ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خیر فگر میں تو اس میں نہیں جاؤں گا کہ 20 گاڑیاں چلی ہیں 2 گاڑیاں چلی ہیں، لیکن بہرحال اگر گاڑیاں چلی ہیں تو وہ کون سے ریزنز ہیں کہ MQM نے جو اپنے تئیں پیسفل اسٹرائک کی کال کی تھی اور اس کو واپس لیا؟ دس واز ون آف دا ریزنز کہ ہم جب ایک ایسا کاز جس میں ساری تاجر انجمنیں، اساتذہ، اسکول اور دیگر ساری برادریاں کہہ رہی ہیں کہ بہترین کاز ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم جب ان سے اپیل کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم اس کو دیکھیں گے، اتنا لمبا بند نہیں کریں گے، لیکن کیا ہوگا سلسلہ سارا کا سارا، تو اس میں پھر گاڑیاں جلانے کی کس کو ضرورت ہے؟ دوز ور فیو آف دا ریزنز کہ جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ جناب ہم اس کال کو واپس لیتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جناب پکڑے کیوں نہیں جاتے، جہاں تک میں ٹی وی کچھ ٹکرز دے رہا تھا، کچھ لوگ پکڑے بھی گئے اور پکڑے جانے چاہیے، پکڑے جانے سے کسی کو کوئی روک نہیں رہا ہے۔ عباسی صاحب جو بڑی درد مندی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر، وہ ویسے تو اردو کا محاورہ ہے ہاتھ تاپنے والا، لیکن میں ان کو نہیں کہوں گا، بالکل درد مند پاکستانی ہیں اور بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کراچی نے جو منی پاکستان ہونے کے افسوسناک میں سمراٹ تو نہیں کہوں گا، جو افسوسناک اس کے اوپر ریزلٹس آئے ہیں نا، اس پر ہم نہیں کرتے بات۔ بڑی اچھی بات ہے کہ جناب کراچی میں اسلحے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، آپ کر دیجئے، کراچی کی ساری کے سارے بارڈرز کو کارڈن کر دیجئے، لیکن کراچی شہر میں اسلحے کی کوئی بھی فیکٹری نہیں ہے۔ آپ قومی اسمبلی میں، میرے پاس نہیں ہیں اتنی نشستیں، لیکن میرا بل وہاں جمع ہے ڈی ویپنائزیشن آف پاکستان کا، جو 3 پرونگڈ اسٹریٹجی، 3 جہتی حکمت عملی بتاتا ہے کہ پاکستان میں اسلحے کی ترسیل، اسمگلنگ، رسد کو ختم کیا جائے، ناجائز اسلحے کی سزا کو بڑھایا جائے اور ناجائز اسلحے کے خلاف روتھلیس کارروائی کی جائے، اور اس کے بعد جو لائسنس یافتہ اسلحہ ہے اس کو بھی ری اسکروٹنائز کر دیں۔ اتنی پرامن محب وطن اسلحے کے خلاف آواز اٹھانے والوں نے قومی اسمبلی میں کبھی اس کے اوپر نہ آواز اٹھائی نہ اس کو سپورٹ کیا۔ ایشوز کو آپ حل کریں، ایشوز کو ابھار کر اگر یہ کہیں کہ جناب فلاں نے کیا ہے، آپ یقین جانیے کہ یہاں کا جو مینس ہے، جو آج کے یہاں پر کوئی سیاسی لڑائیاں ہو رہی ہیں یا یہاں کوئی نسلی لسانی لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ، کہ یہاں پر مذہب اور مسلک، فرقے کے نام کے اوپر لوگوں کے جس طرح سے گلے کاٹے گئے ہیں اور بموں سے اڑایا گیا ہے، اور کس کو نہیں پتا کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ سے لے کر جو لوکلائز سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں ان کے کس کے کہاں نیکسس ہیں اور کون یہاں پر موجود ہے۔ جب میں 4-5 برسوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں یہ ٹھیک ہے، سبزواری صاحب اجازت دے دیں، بریک لینی ہے، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے، یقین کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو یقین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل سبزواری صاحب، شازیہ مری صاحب اور حنیف عباسی صاحب۔ سوری، میں اپنے مہمانوں کو صرف یہ بتا دوں کہ میرے پاس بہت وقت کم ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ ہم اگر ٹارگیٹڈ سی بات کر دیں تاکہ کسی کی بات بھی ان کہیں نہ رہ جائے۔ جی شازیہ مری صاحبہ، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ مذہب اور مسلک کے نام پر یہاں پر لوگ مر رہے ہیں، پنجاب پر اس کا الزام بھی ہے، اس کی بات بھی ہم بہت کر چکے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب صبح سے لے کر اب تک جو لوگ مرے ہیں، چاہے وہ رینجرز ہوں، پولیس اہلکار ہوں، کرنگی میں ابھی 2 لوگ مارے گئے ہیں، یہ بھی مذہب اور مسلک کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو میں یہ واضح کر دوں کہ مجرموں کو رہا کرنا یہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہوتا، شاید پنجاب حکومت کے پاس یہ اتھارٹی یا یہ رائٹس ہوں، لیکن یہ حکومت کے پاس نہیں ہوتے۔ اگر کوئی مجرم ڈکلیئر ہو گیا تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ میں جو 13,000 لوگوں کا ذکر کر رہی تھی جن کے پاس انلیگل ویپنز تھے، غیر قانونی، اس میں بہت لمبے پروسیجرز کی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بے شک پروسیکیوشن میں لوپ ہولز ہیں، میں اپنے بھائی کی اس پوائنٹ کو سمجھتی ہوں، لیکن ہر چیز کو اس طرف نہیں لے جایا جا سکتا۔ آپ انلیگل ویپنز کی بات کریں تو انلیگل ویپنز اٹھانے والوں کی سوچ وہ مثبت سوچ نہیں ہوتی، تو لہٰذا کہیں ایکشن لینا پڑتا ہے۔ اور اگر اتنا ہی، میں تو نہیں چاہ رہی کہ کوئی عدالت کا یہاں پہ وکیل بن کے بیٹھے، عدالت اپنا کام کرے گی، اس کو ہم کنٹروورشل نہ بنائے تو اچھا ہے۔ ایسے تو 2010 میں وکلا تشدد کیس ہے پنجاب کے
अंदर जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिपोर्ट उसकी तलब की, रिपोर्ट आ चुकी है, मंजर आम पर लाई जाए। मैं तो कहूंगी बाजी साहब उसकी भी कोशिश करें कि क्या क्या नाम उसमें बड़े बड़े अथॉरिटीज के नाम आए बशमूल सीएम साहब के। तो देखिए यहाँ जो सोच है, डिवाइड है, मैं ये बिल्कुल एक बात दुरुस्त है कि डिवाइड जो है उसको पेट्रोनाइज किया जाता है। नहीं ऐसा होता तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो मार्च 2010 में ऐसी स्टेटमेंट ना देते कि तालिबान और हमारी सोच है कि लिहाजा पंजाब को आप बख्श दें, छोड़ दें। जब वहां बम धमाके हो रहे थे, हम सबको बहसियत कौम सोचना पड़ेगा। कोई किसी की सोच से अपने आप को मिलाकर और खुद उससे रिलीफ हासिल करने की स्टेटमेंट देता है और फिर उससे इनहराफ भी नहीं करता, उसको आके डिनाई भी नहीं किया हल ये है कि और मैं एक और बात कह दूं कि देखिए शाहजेब केस पे हम तमाम कौम बहसियत कौम साथ हैं और उसी की वजह से पंजाब के एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट के बेटे के हाथों जो कत्ल हुआ था वो भी सामने आया है। तो ये बहुत अच्छी बातें, अच्छी प्रैक्टिसेस है, सामने आनी चाहिए। और हल ये है कि वी हैव टू बी ऑन वन पेज। हमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल बिल्कुल अल्लाह ही हाफिज। अगर आप ऐसी सोच को पेट्रोनाइज करेंगे, अगर आप गलत सोच को पेट्रोनाइज करेंगे, मैं ये कह दूं कि पंजाब के एक ब्यूरोक्रेट के बेटे ने कत्ल किया और वो पिछले साल से दबा हुआ था। शाहजेब के कत्ल के बाद नहीं है, कराची की बात हम कर रहे हैं। शाजिया तो ये आपको बुरा लगता है। अब्बास टाउन में क्या हुआ इनके साथ पूछे और पाकिस्तान, अब्बास टाउन में क्या हुआ? मैं तो बता लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया, लोगों ने मारा, गाड़ी को मारा, इनकी गाड़ी को। नहीं, लोग इतनी नफरत करते हैं इनसे और बिल्कुल लोग नफरत करते हैं इनसे, ब्लेम ना करें। लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया। शाजिया से पूछे और दूसरा सवाल इनसे पूछे। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। वज़ीर आला ने की जिम्मेदारी में आता है या इन दोनों की जिम्मेदारी में आता है? देखिए मेरे पास टाइम नहीं है। फैसल सवारी साहब, ओके शादिया साहब जी मैं पूछूंगी, मेरे पास वक्त नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब, जिम्मेदारी है आपके यहाँ तो एलीट फोर्स की जिम्मेदारी कि वी कांट ओके आई एम आउट ऑफ टाइम जी, आई एम आउट ऑफ टाइम। मैं मजबूर हूँ जी, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे यहाँ पर रैप अप करना पड़ेगा। सॉरी सब्जवारी साहब, मैं आपका कमेंट नहीं ले सकी एंड इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यकीन